जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है। इसके अंतर्गत हम डिटेल से जो आपके पुराने क्वेश्चन है उनको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बना है इस क्वेश्चन के अतिरिक्त इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतर बच्चे कहते हैं कि सर इसका जो पेपर आपने अभी करवा रहे हो तो फिर ये तो दूसरी बार आएगा नहीं, लेकिन जो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे ना वहां से प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए हमने सीरीज को यहाँ पे स्टार्ट किया है। आपको कैसी सीरीज लगती है एक बार अवश्य कमेंट करके बताना, ताकि मेरा भी थोड़ा मनोबल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया गया है। उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कोटी बनाल शैली, स्थापत्य शैली क्या होती है? कोटी बनाल स्थापत्य शैली, कोटी स्थापत्य शैली, जो कोटी बनाल स्थापत्य शैली है जो उत्तराखंड की एक पारंपरिक शैली है। क्या है? पारंपरिक, मतलब पारंपरिक का मतलब होता है बहुत पुराने सालों से चली आ रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का ऐसा संयोजन होता है कि भूकंप तक को भी रोक सकता है। ठीक है, मतलब काफी अच्छा, अगर कह सकते हैं मजबूत, इसको घर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ ये होता है? एक उत्तरकाशी में बने होते हैं, टिहरी गढ़वाल में और रुद्रप्रयाग में अधिकतर ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये भूकंप रोधी होते हैं। क्या होते हैं? भूकंप रोधी होते हैं। जो कोटी बनाल शैली है वो भूकंप रोधी होती है, क्योंकि इतने मजबूत बनाए जाते हैं, अगर भूकंप भी यहाँ आता है तो बहुत ही कम चांस है कि इसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो पहला कथन आपका क्या क्या है, क्या कह रहा है? उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय भागों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या दिया है? कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए भी सही है, आर भी सही है और स्पष्टीकरण भी इसका सही होगा। ठीक है, कुछ उत्तराखंड में कुछ अन्य शैली भी प्रचलित है, उनके नाम भी हम देख लेते हैं। एक है यहाँ पे कथून शैली। कौन सी शैली होती है? कथून शैली। ठीक है, कथून शैली। एक होती है आपकी डोकरा शैली, डोकरा शैली। ठीक है, कथून शैली क्या होती है? जो अपने देवदार और जो चीड़ की लकड़ियां होती हैं उनसे बने होते हैं। ठीक है, जो देवदार और चीड़ की जैसे लकड़ियां होती है उनको सटा सट, जैसे या फिर आप बांस भी का होगा, इस तरीके से सटा सटा दिए जाते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? कथून शैली हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, और दीवारों के लकड़ी पर लट्ठे एक तरीके से सीधे रख दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है, इसको बोलते हैं कथून शैली। ठीक है, मेनली कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है। एक है आपका डोकरा शैली। तो डोकरा डोकरा शैली मेनली आपको गढ़वाल क्षेत्र में देखने को मिलेगी। जो हमारे आजकल गढ़वाल क्षेत्र में जो घर आपको देखने को मिलते हैं उन शैली को हम डोकरा शैली ही कहते हैं, एक बार आप अवश्य याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक आती है पंक्ति शैली। एक आती है पंक्ति शैली। इसमें क्या करते हैं, एक सीध में बनी होती है और उपयोग कहाँ होता है इसका? सामुदायिक ग्राम्य बस्तियों में। इस तरीके से एक सीध में ऐसे बनी होगी, इस तरीके से इसको बना दिया जाता है, इसको बोलते हैं पंक्ति शैली। ठीक है, तो ये तीन के तीन आपको याद होने चाहिए। पहला क्या बताया? कथून शैली, दूसरा मैंने डोकरा शैली, तीसरा मैंने पंक्ति शैली। ये तीन शैली आपको पता होने चाहिए। चौथा है कोटी बनाल से स्थापत्य शैली। अब कोटी बनाल स्थापत्य शैली तो क्वेश्चन बन गया, बाकी इन तीनों से बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। दूसरा कथन क्या दिया है? शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं अब हमें शिव, उत्तराखंड को शैव धर्म का सर्वाधिक उपासक है। अब क्यों है, कौन कौन से यहाँ पे शिव जी के मंदिर है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। शिव उपासना सर्वाधिक यहाँ पे उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका पंच केदार। ठीक है, पंच केदार में आपने देखा होगा, पंच केदार में आपका कौन कौन आते हैं? पंच केदार में केदारनाथ आएगा, आप मधमेश्वर नाथ आएगा, उसके बाद तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ। ठीक है, ये पांच के पांच में क्या होती है? आपकी शिव की पूजा होती है। उसके बाद आपका जागेश्वर धाम आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर भी शिव की पूजा होती है। एक आपने बैजनाथ धाम सुना होगा, यहाँ पर भी शिव जी की पूजा होती है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका वैष्णव धर्म, वैष्णव उपासना। ठीक है, पहले शिव जी की उपासना करते हैं लोग, उसके बाद करते हैं आपको वैष्णव उपासना। अब वैष्णव के लिए कौन परफेक्ट है? तो इसके लिए आपको पंचे बद्री हमने नाम सुना होगा। पंचे बद्री में कौन कौन से आते हैं आपके? ये आपको याद होना चाहिए, योगदान बद्री, आदि बद्री, ये सभी के सभी पंच बद्री में आते हैं। उसके अतिरिक्त आपका नारायण मंदिर, ये सब किस में आएगा? आपका वैष्णव उपासना में आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आता है शाक्त शैली, यानी कि मतलब जो देवीय शक्तियां होती है, देवी शक्तियां, जैसे मां नंदा देवी, माँ जालपा देवी, ये सब कहाँ आती हैं आपकी? ये सब की सब आती हैं आपके शाक्त उपासना में। ठीक है, इसमें आपका चंडिका देवी भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आता है सिख धर्म। तो चौथे नंबर पे सिख, सबसे पहले शैव उपासना।
शैव के बाद मैंने वैष्णव बताया, वैष्णव के बाद आपको शाक्त उपासना, उसके बाद सिख उपासना, ठीक है। ये चार का क्रम आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 है। भूमि के निम्नलिखित प्रकार को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। अब भूमि मेनली हम भूमि को चार प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। आपको तीन प्रकार दिया होगा, कहीं कहीं पर चार भी आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आते तलाव, फिर आते उपराव, फिर आपके इजरान, ठीक है। उपराव को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक आपका आता है अव्वल उपराव, एक आता है उपराव द्वयम, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं हम तलाव भूमि। तलाव भूमि किसकी बोलती है? वो भूमि होती है जो सिंचित भूमि होता है, यहाँ पर सिंचाई की सर्वाधिक व्यवस्था कहाँ पे होती है? तलाव भूमि। अगर हम कहें तो सबसे अच्छी जो भूमि होगी वो कौन सी होगी आपकी? वो तलाव भूमि हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका उपराव भूमि। उपराव भूमि मेनली आपको सीढ़ीदार खेती इसको देखने को मिलेगी। जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो खेती होती है, जो सीढ़ीदार खेती होती है, उसमें कौन सा मिट्टी होती है, मतलब कौन सा खेती की होती है, वो होती है आपकी उपराव, ठीक है। उपराव मिट्टी या उपराव खेती कह सकते हैं हम इसको। उपराव सिंचाई के लिए मतलब उतना अच्छा भी नहीं होता है, इतना बेकार भी नहीं होता है, इसके अंतर्गत ठीक ठाक होता है। जो आपकी सीढ़ीदार भूमि होती है वहां पर जो भी खेती होगी उसको हम उपराव के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। उपराव को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक उपराव अव्वल होता है, एक उपराव द्वयम होता है, ठीक है। उपराव अव्वल थोड़ा और अच्छी होती है, उपराव द्वयम थोड़ा इससे कम अच्छी, ठीक है। तो यानी कि पहले का क्या हो जाएगा, उसके अंदर और ऑप्शन भी देख लेते हैं। फिर आपका कंटील। कंटील भूमि एक पथरीली भूमि होती है और बिना सीढ़ीदार होती है, मतलब सीढ़ीदार खेती नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की खेती आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ऐसे को बोलते हैं बिना सीढ़ीदार, ये नहीं होगा, ऐसे को बोलते हैं हम कंटील भूमि। इसके बाद इजरान है, इजरान भूमि यानी कि बंजर भूमि। ऐसी भूमि जहाँ पर खेती बहुत ही कम हो, ना के बराबर होती है, ऐसी भूमि को हम क्या बोलते हैं? इजरान भूमि, ठीक है। तो अब इसका मिलान करते हैं। तलाव भूमि आपका सिंचित भूमि आ जाएगा, पहले का आपका 3 हो जाएगा। कटील भूमि आपका आ जाएगा सीढ़ीदार बिना पथरीली भूमि, दूसरे का आपका 4 आ जाएगा। उपराव भूमि आपकी सीढ़ीदार भूमि हो जाएगा। इजरान भूमि आपका बंजर भूमि हो जाएगा, यानी कि सी का 2 और डी का 1, यानी कि 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 2, ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है मेरे हिसाब से, तो यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो आप लोग ऑप्शन अवश्य चेक कर ले एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। दोडी ताल आपका पौड़ी गढ़वाल में है, नहीं, पहला आपका गलत हो जाएगा। नचिकेता ताल चमोली में, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नकुच ताल नैनीताल, ये आपका बिल्कुल ठीक है। देवरी ताल चंपावत, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं फिर आप और तालों की। दोडी ताल कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। नचिकेता ताल ये भी आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। उसके बाद देवरताल ये आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। ये तीन तो आपको याद हुए। अब हम बात कर लेना उत्तरकाशी के जितने भी आपको ताल है उनमें से कम 8-10 आपको यहाँ पे बता देते हैं उत्तरकाशी के अंतर्गत, ठीक है। उत्तरकाशी के सबसे पहले दोडी ताल, नचिकेता ताल, काणा ताल, बया फाचकंडी ताल, उसके बाद फिर आएगा आपका पराशरण ताल, फिर आएगा आपका केदार ताल, फिर आपका लामा ताल, फिर आपका खेड़ा ताल, ठीक है। तो ये कम से कम 6-7 आपको याद होने चाहिए उत्तरकाशी के ताल, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रुद्रप्रयाग के। जो भी इस ऑप्शन में आएंगे सारे हम डिटेल यहाँ पे समझेंगे। अब दूसरा है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में लगभग 3-4 ही है, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। पहला आपका देवरिया ताल है, दूसरा आपका बदाणी ताल है, तीसरा आपका शरबजी ताल, या इसी को हम गांधी सरोवर चौराबड़ी ताल भी कहते हैं, ठीक है। 3 आपको रुद्रप्रयाग में याद करने होंगे। नैनीताल के तो आप सबको पता है, नैनीताल, भीमताल, नकुच ताल, सूखा ताल, खुरपा ताल, सात ताल और आपका हरीश ताल। भाई बहन का जो, सॉरी, कौन सा ताल होता है एक आपको याद? और आपका नल दमयंती ताल। ये सभी के सभी आप कहाँ पढ़ेंगे? नैनीताल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और ऑप्शन में पौड़ी गढ़वाल में, तो पौड़ी गढ़वाल के भी देख लेते हैं कार। पौड़ी गढ़वाल में आपका हो जाएगा एक दुगताल, ताराकुंडी, मेनली आपको दो ही याद रखने हैं, ठीक है। चंपावत के भी देख लेते हैं, चंपावत का आपको श्यामला ताल, झिलमिल ताल, मेनली आपको दो चंपावत के भी याद करने होंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन रहा है? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। बाकी हमने देखे और क्यों गलत है ये भी हमने इनको देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। लेखक एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपका भरत कवि है, तो भरत कवि की यहाँ पर बात करते हैं। भरत कवि की एक रचना आपको याद करनी है, वो है आपका मानदेय काव्य, ठीक है। मानदेय काव्य किसके दरबार में रहते थे आपके? ये मानसा के दरबार। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेखक एवं रचनाओं को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सबसे पहला आपका नाम यहाँ पे भरत कवि का है, ठीक है। इनकी रचना है मानदेय काव्य। कौन सी है? मानदेय काव्य।
ये किसने लिखी थी? आपके भरत कवि ने लिखी थी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब कहेगा कि भरत कवि किसके दरबार में रहता था? तो ये मानसा के दरबार में। किसके? मानसा के दरबार में रहता था। और मानसा का राज कवि कौन थे? या भरत कवि थे। पहले का आपका हो जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करते हैं सुदर्शन शाह की। और सुदर्शन शाह को लगभग सभी को पता होना चाहिए। जो टिहरी रियासत की स्थापना की थी वो किसने की थी? आपकी वो की थी सुदर्शन शाह ने। ठीक है। और कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा था? तो 1815 से लेकर 1859 तक सुदर्शन शाह का कार्यकाल यहाँ पर रहता है। और सभासार ग्रंथ की रचना करते हैं। ठीक है। किसकी रचना करते हैं? सभासार ग्रंथ की रचना करते हैं। और इनके राजकवि कौन थे वो भी आपको याद होना चाहिए। राजकवि थे हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा ये किसके राजकवि थे? ये आपके सुदर्शन शाह के राजकवि थे। ये भी एक बार प्रश्न बन चुका है। ठीक है। और इनकी एक रचना और है, उसको भी आपको याद करना होगा, गोरखवाणी। गोरखवाणी रचना किसकी है? ये आपकी सुदर्शन शाह की है। ठीक है। ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद आपको एक फैक्ट और याद करना है। कभी कभी सवाल बनता है कि जो सुदर्शन शाह थे वो किस नाम से अपने कविताओं को लिखते थे? तो सूरत कवि के नाम से। किस नाम से? सूरत कवि के नाम से अपनी जो मतलब ग्रंथ थे या रचनाएं उनको लिखते थे। यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। फिर आपका तीसरा है कवि शंकर। शंकर देव, इन्होंने रचना की थी आपकी वास्तु शिरोमणि की। किसकी स्थापना की थी? वास्तु शिरोमणि की स्थापना किसने की थी? शंकर कवि ने की थी। ठीक है। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये शामशाह के दरबार में रहते थे। आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है। कभी कभी आपको महिपत शाह भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली आपको याद करना है शामशाह। ठीक है। अगर कहीं पे महिपत शाह दिखेगा तो आप लोग उसमें अगर शामशाह ऑप्शन में ना होगा तब आप महिपत शाह करना। ठीक है। उसके बाद फिर है आपका रतन कवि। रतन कवि के बारे में भी हम देखते हैं। इनकी एक रचना है फतेह प्रकाश। क्या है इनकी रचना? फतेह प्रकाश। और फतेह प्रकाश रचना इनके किसके दरबार में रहते होंगे? फतेह पति शाह के। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा। अब हम इसका मिलान कर लेते हैं। भरत कवि का क्या हो जाएगा? मानदेय काव्य पहले का 4 हो जाएगा। सुदर्शन शाह का आपका सभासार ग्रंथ 3 हो जाएगा। शंकर कवि आपका ये हो जाएगा आपका वास्तु शिरोमणि 1 हो जाएगा। रतन कवि आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। तो 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? 4 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही नहीं, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक को नंदा देवी देखा, एक तो राष्ट्रीय पार्क है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तराखंड के टोटल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो राष्ट्रीय पार्क आते हैं टोटल 6 राष्ट्रीय पार्क हैं। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला इसमें आता है आपका कौन सा? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। दूसरे नंबर का आता है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फिर आपका आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है आपका फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान। और फिर आता है आपका राजत जी। और फिर अंततः आता है गंगोत्री। ठीक है। अब इन सब का हम क्या देखते हैं? स्थापना वर्ष भी देखते हैं और इनका डिस्ट्रिक्ट भी देखेंगे और इनका हम क्या देखेंगे? एरिया भी देखेंगे। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट था, इनकी स्थापना होती 1936 में। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। उसके बाद फिर है आपका 1936 के बाद फिर आपका ये आपका है गोविंद। इसकी स्थापना 1980 में होती है। कहीं कहीं पे 1990 भी दिया होगा तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होना। ठीक है। फिर नंदा देवी फूलों की घाटी दोनों 1982 है। और उसके बाद फिर आपका राजा जी 1983 हो गया। और उसके बाद फिर है आपका गंगोत्री आपका उत्तर का ये आपका 1989 हो गया। ठीक है। 89 हो गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। इनके डिस्ट्रिक्ट की बात भी कर लेते हैं। जो आपका जिम कॉर्बेट है 2 डिस्ट्रिक्टों में पड़ता है, एक आपका नैनीताल, एक आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। उसके बाद जो आपका गोविंद है ये आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। उसके बाद जो आपका नंदा देवी है, नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों के दोनों आपको चमोली में पड़ते हैं। उसके बाद फिर आपका राजत जी है, राजत जी आपका 3 जनपदों में पड़ता है, याद रखना। एक आपका देहरादून, एक आपका पड़ता है हरिद्वार और एक पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। उसके बाद अंततः ये आपका गंगोत्री वाला है और ये उत्तरकाशी में पड़ता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब इनका हम देखते हैं कि एरिया कितना था। जो आपका जिम कॉर्बेट है इसका कितना है? 520 जिम कॉर्बेट का है। और उत्तरकाशी वाला जो है आपका गोविंद का 420 हो जाएगा। उसके बाद फिर है आपका नंदा देवी 624 हो जाएगा। उसके बाद आपका है ये फूलों की घाटी, इसका 87 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका राजा जी 820 हो जाएगा। और उसके बाद अंततः आपका गंगोत्री 2390 हो जाएगा। कितना होगा? 2390 आप लोग याद कर लेना। ठीक है। तो ये रही आपके हमने राष्ट्रीय पार्क की। अब ऐसे ही हम वन्य जीव अभ्यारण्य की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? यहाँ पर टोटल 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहले हम 1 2 3 4 यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपका गोविंद आता है, फिर आपका केदारनाथ आता है, फिर आपका स्कूट आता है और फिर आपका शूर्य नदी आता है। पहले ये 4 को आपको याद करना है। ठीक है। एकदम मैं क्रम से आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1972 में इसकी स्थापना होती है।
और अस्कोट की 1986 में होती है, जबकि सोन नदी की 1987 में होती है। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये कहाँ पड़ता है? आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। ये आपका चमोली प्लस आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपका अस्कोट, ये आपको देखने को मिलेगा आपको पिथौरागढ़ में, और सोन नदी आपको पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। उसके बाद फिर है इनका, वो भी देख लेते हैं हम, क्या कहते हैं, कितने इनका स्क्वायर है, मतलब तो 485 स्क्वायर एरिया है इसका। इसका एरिया 975 हो जाएगा। कहीं कहीं पे इसका 957 भी दिया होगा, तब आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 975 957 दोनों के दोनों सही होंगे। परीक्षा वाले में इसको 975 दिया है, तो 975 पे ज्यादा फोकस आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद इसका 600 हो जाएगा, और उसके बाद इसका सोलन नदी का 301 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले के 4 बात कर ली। अब हम 3 और बात करते हैं, 5वां, छठा और 7वां। 5 नंबर आपका बिनसर हो गया, छठा आपका मसूरी हो गया, 7वां आपका नंदौर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें बात कर लेते हैं, जो बिनसर है, बिनसर जो है आपका, इसकी स्थापना 1988 में होती है, और आपका मसूरी की 1993 में होती है, और नंदौर की आपके 2012 में होते हैं, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं, अब कहाँ स्थित है। जो आपका बिनसर अल्मोड़ा में स्थित है, और मसूरी आपका देहरादून में स्थित है, और नंदौर आपका नैनीताल प्लस चंपावत, ठीक है, नैनीताल प्लस चंपावत में है। और अब इनका एरिया भी यहाँ पर देख लेते हैं। बिनसर का लगभग 47 है, मसूरी का लगभग 11 के आसपास है, नंदौर का लगभग 270 के आसपास है, ठीक है। मैंने पॉइंट में आपको नहीं लिख पाया, लेकिन आप लोग उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऊपर ऊपर ही पता होगा, तो आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर जाएंगे। तो ये रहे 7 आपके वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी मैंने आपको कवर करवा दिया, ठीक है। अब एक संरक्षण रिजर्व होते हैं, इसकी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। टोटल कितने हैं? 4 है। पहला आपका आसन हो गया, दूसरा आपका झिलमिल हो गया, तीसरा आपका पवालगढ़ हो गया, चौथा आपका नैना देवी आ जाएगा, ठीक है। जो आसन है आपका, इसका जो एरिया है 440 है। जो झिलमिल है इसका 3783 है, और जो आपका पवालगढ़ है इसका 58 24 है, सॉरी। और इसके बाद जो नैना देवी है इसका है 21 224, 21 224। एरिया की बात कर ली। स्थापना देख लेते हैं। पहले के 2 की स्थापना 2005 में होती है, और इसकी स्थापना 2012 में होती है, और इसकी 2015 में। सबसे नवीनतम नैना देवी हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ स्थित है? पहला आपका जो ये आसन है देहरादून में हो गया, और झिलमिल आपका हरिद्वार में हो जाएगा, पवालगढ़ नैनीताल में, और ये भी आपका नैनीताल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। तो मैंने इसको कवर आपको करवा दिए हैं। अब देखते हैं कहाँ पे कौन सी चीज क्या है। नंदा देवी क्या है? आपका राष्ट्रीय पार्क है, पहले का सही हो जाएगा। झिलमिल आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। झिलमिल क्या है? आपका संरक्षण रिजर्व है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नैना देवी हिमालयन पक्षी रिजर्व संरक्षण रिजर्व है, ठीक है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। सबसे पहले आपको दिया गया है पर्वतीय विकास परिषद, ठीक है। पर्वतीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में, ठीक है। इनकी स्थापना हमको देखना है। उसके बाद आपको कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, कल मैंने इसको डिटेल से आपको समझा चुका हूँ। इसकी जो स्थापना होती है 1926 में, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड युवा परिषद, इसकी स्थापना 1976 में होती है। और उसके बाद गणदेश सेवा संघ 1939 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आपका कौन आएगा? सबसे पहले आपका 2 आएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, फिर 3, ठीक है। तो 2 4 1 3 आएगा। 2 4 1 3 कब है, किस में है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। कोल्टी से क्या अभिप्राय है, ठीक है। कोल्टी क्या होता है? कोल्टी एक विधवा या परित्यक्ता से संबंधित है। मतलब कुमाऊं में जो शब्दावली होती है, उन्हीं शब्दावली से एक शब्द आता है कोल्टी, ठीक है। इस कोल्टी का मतलब होता है जिसका पति ना हो, या जिसका पति छोड़ के चले गया हो, या फिर जिसका पति गुजर गया हो, मर गया हो, ऐसे को बोलते हैं हम कोल्टी, ठीक है। विधवा या परित्यक्ता को मतलब होता है कोल्टी से संबंधित है, ठीक है। ये किस भाषा में? कुमाऊनी भाषा या गढ़वाली भाषा में इसको कहा जाता है। खास तौर पर कुमाऊं शब्द कुमाऊली में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था, ठीक है। तो ये कौन थे आपके? ये थे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? उत्तरकाशी में इनका जन्म कहाँ होता है? उत्तरकाशी में होता है, ठीक है। उत्तरकाशी के थे, यमुनोत्री के बीप गांव में। यमुनोत्री के एक बीप है, बीप गांव में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। 6 जून 1952 का इनका जन्म हुआ था, और 25 मई 2000 को इनकी मौत हो गई थी। कब हुई थी? 6 जून को इनका जन्म होता है, और 25 मई 2000 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी 25 मई को आपको एक दिन मनाया जाता है जिसका नाम है चकबंदी दिवस, ठीक है। कभी कभी पूछता है चकबंदी दिवस कब मनाया जाता है,
तो 25 मई को चकबंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये किसकी सर, ये राजेंद्र रावत जी के जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है, मतलब मृत्यु पर इनका मनाया जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद और ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। केदार सिंह रावत, युद्धवीर सिंह रावत और प्रहलाद सिंह रावत, ये तीन के तीन इनका संबंध कहाँ से आपको उत्तरकाशी से ही देखने को मिलेगा। ये तीन के तीन कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कृषि सुधार, ग्रामीण विकास में तीन का तीनों का योगदान काफी अच्छा है, ठीक है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक आपका कृषि सुधार और एक आपका ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। जलदेवी काली और गोरी संगम पर स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो एक अब हम बात कर लेते हैं, जो उत्तराखंड का जो काली नदी है, इसका हम मैप की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है कौन सी नदी, काली नदी, ठीक है। कुछ इसकी सहायक नदियां भी यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला आपका कुठियांती नदी, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है, गुंजी नामक जगह पे मिलती है कुठियांती नदी, ठीक है। उसके बाद आपके आती है पूर्वी धौली गंगा। कौन सी नदी आती है, पूर्वी धौली गंगा, और एक खेला नामक जगह पे मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपकी गौरी नदी आती है। गौरी नदी आपके कहाँ पे मिलती है, जौलजीबी पे मिलती है। ये आपका प्रश्न था, ठीक है। जौलजीबी मिलती है, यहाँ से काली आती है, यहाँ से गौरी आती है, दोनों आपस में मिलती है और इसका नाम जौलजीबी है। यहाँ पर एक मेला भी लगता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है एक नदी यहाँ से पूर्वी रामगंगा आती है। एक नदी यहाँ से आती है आपकी सरयू नदी, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से सरयू नदी आती है। इन दोनों आपस में मिलते हैं यहाँ पे रामेश्वर में। कहाँ पे मिलती है, रामेश्वर में मिलती है। फिर ये आगे बढ़ते हैं पंचेश्वर नामक स्थान पर, यहाँ पर किससे मिल जाते हैं, काले से मिल जाते हैं। फिर एक नदी आती है आपको, कौन सी, लदिया नदी आती है, और एक चूका नामक स्थान पर यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी बनेगा, उत्तराखंड में मतलब उत्तराखंड में अंतिम काली नदी में मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, तो वो होगी आपकी ये कौन सी नदी, आपका लदिया नदी, ठीक है। और कभी कभी प्रश्न बनेगा काली में मिलने वाली पहली सहायक नदी, तो आपका कुठियांती नदी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। पवार वंशी शासकों का सही क्रम लगाइए, ठीक है। तो हम इसके बात करते हैं, तो सबसे पहला आपका इसमें आएगा आपका मानसा, ठीक है। मानसा के बाद श्यामशाह, श्यामशाह के बाद महिपत शाह, महिपत शाह के बाद पृथ्वीपति शाह, ठीक है। ये पवार वंशी आपको याद होना चाहिए। चलो एक दो हम इससे पहले और बताते हैं। सबसे पहले आपका आता है सहजपाल, फिर आपका बलभद्र शाह आता है, फिर आपका मानसा, फिर श्यामशाह, महिपत शाह, पृथ्वीपति शाह, इसके बाद आता है फतेहपति शाह, ठीक है। इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए, ठीक है। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों में 3 प्रकार के संस्थाएं सम्मिलित है, तो पहला आपका बिल्कुल ही ठीक है। अब क्यों ठीक है, 3 निकाय कौन है फिर आपका, एक इसमें नगर निगम आता है, एक आपका नगर पालिका आता है, एक आपका नगर पंचायत आता है, ठीक है। ये 3 निकाय किसके हैं, शहरी 3 स्थानीय निकाय यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको याद होगा। उसके बाद दूसरा कथन क्या कह रहा है, श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। अब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले ये सही था, लेकिन अब ये गलत हो जाता है। जो अब हमारे पास जो उत्तराखंड में जो आपके नगर निगम है, वो कौन कौन से, उसके यहाँ पे डिटेल से हम बात करते हैं। सबसे पहला आपका हरिद्वार आता है, हरिद्वार, इसके बाद देहरादून, फिर आपका हल्द्वानी, फिर आपका रुद्रपुर, उसके बाद फिर आपका आएगा रुद्रपुर के बाद आपका काशीपुर, फिर आपका रुड़की, फिर आपका ऋषिकेश, फिर कोटद्वार, श्रीनगर, उसके बाद दो अभी हाल ही में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ठीक है। ये हाल ही में 2024 में यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गए। आप कितने हो गए हैं, 11 हो गए, ठीक है। हरिद्वार की स्थापना कब होती है, 1988 में, देहरादून की 1998 में, हल्द्वानी की 2011 में, खाली मैं पीछे का लिख देता हूँ, ठीक है। रुद्रपुर की 2013 में, उसके बाद आपका काशीपुर की 2013 में, और फिर है आपका रुड़की, इसकी 2013 में, ऋषिकेश 2017 में, कोटद्वार की 2018 में। अब कभी कभी सवाल ये बना था कि मतलब एकमात्र है, क्वेश्चन क्या है कि श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। तो ये सही इसलिए हुआ उस समय क्योंकि जो कोटद्वार है ना, कोटद्वार में थोड़ा शहरी एरिया भी आता है, थोड़ा पर्वतीय एरिया भी आता है। विशुद्ध का मतलब होता है एकदम पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, पहाड़ी होना चाहिए। वो कौन है, आपका श्रीनगर है। लेकिन अब जो बन गए हैं, एक तो आपका अल्मोड़ा बन गया है, एक आपका पिथौरागढ़ बन गया है। एक अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के दोनों क्या है, एकदम विशुद्ध रूप से क्या है, पर्वतीय है। लेकिन जो कोटद्वार है,
कोटद्वार का आधा हिस्सा आपका पर्वतीय इलाके में आ जाता है और आधा हिस्सा आपका कुमाऊनी मतलब पहाड़ी इलाका में आ जाता है, ठीक है, इसलिए उस वक्त वो आंसर सही हुआ था। उसके बाद फिर यह आपका है, ये आपका बात कहाँ तक कर ली था हमने, हाँ ये हो गया था, ठीक है। अब है कोटद्वार की 2018 ठीक हो गया। श्रीनगर आपका 2021 में स्थापना होती है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दोनों के 2024 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आप लोग अवश्य नोट कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि आपका ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रेल के, ठीक है। तो ट्रेल को सब लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रेल के बारे में आपका हमारा उत्तराखंड का दूसरा ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर था, वो कौन था? आपका विलियम ट्रेल था, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या क्या काम किया उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे बात करते हैं। जो उत्तराखंड में डाक सेवा लागू कराई थी पूरे उत्तराखंड में, ये कराए थे आपका ट्रेल ने। कब कराए थे? 1816 में, ठीक है। उसके बाद अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब कराई थी इसने? ये भी 1816 में इसने स्थापना कराई थी। पटवारी पद का इसने सृजन किया था, 1819 में इसने किया था। और क्या काम किया था इसने? पौड़ी जेल की स्थापना कराई थी 1821 में, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा था? खच्चर सेना की स्थापना कराई थी 1822 में। खच्चर सेना 1822 हो जाएगा। उसके बाद इसने डबल लॉक व्यवस्था शुरू की थी 1824 में, ये भी आपको याद होना चाहिए। सर्वप्रथम देशी चिकित्सकों की नियुक्ति करने वाला भी कौन था? वो भी आपका ट्रेल था। 1833 में की थी इसने, किसने? देशी चिकित्सकों की इसने क्या की थी? नियुक्ति की थी, ठीक है। 80 साल भू बंदोबस्त भी ट्रेल करवा था 1823 में। कब करा था? 1823 में करा था। ये आपको याद होना चाहिए ट्रेल के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने की थी, बिल्कुल की थी। और कब की थी? 1819 में। पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन क्या दिया है? जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था। हाँ बिल्कुल ठीक है। पहला कमिश्नर जो आता है आपका गार्डनर आता है, ठीक है। गार्डनर के बाद आपका ट्रेल आता है। ट्रेल के बाद फिर आपका आता है गोबान। गोबान के बाद आपका लूसिंगटन। लूसिंगटन के बाद आपका बैटन। बैटन के बाद रैमजे आता है, ठीक है। अब जो चौथा कथन देखते हैं, उसके बाद फिर तीसरा कथन क्या दिया है? कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बैटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। हाँ ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्वर्णिम युग किसके काल को माना जाता है? आपका जॉन बैटन का। ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट कथन क्या दिया आपको? जॉन बैटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लूसिंगटन का स्थान लिया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्रम के हिसाब से बिल्कुल सही हो रहा है। देखो बैटन ने क्या किया था? लूसिंगटन का स्थान लिया था। देखो ये है आपका लूसिंगटन। लूसिंगटन के बाद ये आपका बैटन आया था, ठीक है। लेकिन आयोग ने इसको गलत मान रखा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए था। अब इसके गलत होने के कुछ एक आध कारण हम मान सकते हैं। पहला जो कारण है इसका वो होता है आपका, जो इसका नाम टॉमस लूसिंगटन नहीं बल्कि इसका नाम है जॉर्ज विलियम लूसिंगटन। जॉर्ज विलियम लूसिंगटन है, ठीक है। पूरा नाम क्या है इसका? जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। कोई कोई किताब में दे रखा है कि लूसिंगटन कुमाऊं कमिश्नर था ही नहीं अब, ठीक है। लेकिन इसका आयोग ने भी इसको आंसर को गलत मान रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें डाउट है। लेकिन एक इसका हो सकता है कि जॉर्ज विलियम वॉशिंगटन इसका नाम होगा, लूसिंगटन इसका नाम होगा, इसलिए इसको आयोग ने गलत माना होगा। एक दो तीन के तीन सही है, बाकी और आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर एक दो तीन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि विजित किया था? ठीक है, तो किसने किया था आपका? ये किया था आपका अशोक चल्ल ने। और ये कब किया था आपका? 1191 में अशोक चल्ल ने किया था। और इसी के बाद आता है आपका कराचल देव, और ये कहता है आपका 1223 में। ठीक है, याद रखना, ठीक है। मतलब उत्तराखंड में किसने यहाँ पर आक्रमण किया था और जीत कर ले गया था? कौन डोटी राजा था? पहला आपका अशोक चल्ला आया था, उसके बाद आपका कराचल देव आया था, ठीक है। दोनों ही आपको याद होने चाहिए। रण बहादुर था आपका नेपाल का राजा था बाद में। उसके बाद अमर सिंह था आपको कुमाऊं में आया था। ये आपको बाद में आपका आगे आते रहेंगे क्वेश्चन, हम सॉल्व इसको करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। पहला आपका दिया महात्मा गांधी का आगमन। चलो अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के कुमाऊं आगमन के, ठीक है। तो पहला आता है इसमें कुमाऊं, जो महात्मा गांधी के कुमाऊं आगमन था वो कब से कब तक था? तो ये था आपका 14 जून से लेकर 2 जुलाई 1929 तक, ठीक है। 1929 में ये लोग कहाँ आए थे? उत्तराखंड में आए थे, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ कहाँ की यात्रा की? ये पहली यात्रा थी कुमाऊं की। गढ़वाल इससे पहले 1916 में आ चुके थे। कुमाऊं की यह पहली यात्रा थी। इसके अंतर्गत सबसे पहले ये आते हैं आपके 15 जून को भवाली में आते हैं। कहाँ आते हैं? भवाली। 15 जून को आते हैं भवाली में, ठीक है। उसके बाद 17 जून आता है। 17 जून को ताड़ीखेत में आते हैं। फिर 18 जून को ये अल्मोड़ा में आते हैं।
और उसके बाद आपका ये आते हैं 19 जून को कौशानी में रहते हैं, 12 दिन तक ये कहाँ रहते हैं आपके कौशानी में रहते हैं, ठीक है। इसी के तहत 22 जून को स्वराज भवन जो बागेश्वर में है इसका भी यहाँ पर क्या करते हैं, जाते हैं एक बार, ठीक है। तो 15 जून को कहाँ आए, भवाली में आते हैं, 17 जून को ये आते हैं ताड़ीखेत में, 18 जून को ये आते हैं आपके अल्मोड़ा में, और उसके बाद जो आपका 19 जून को ये आते हैं कौशानी में चले जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये रही किसकी, महात्मा गांधी की बात, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड कब होता है आपका, 30 मई 1930 को, सॉरी, ठीक है। 30 मई 1930 को आपका कहाँ होता है, तिलाड़ी कांड होता है। तब इस समय जनरल डायर किसको कहा गया था, इसका दीवान था आपका तिलाड़ी कांड में जो नरेंद्र शाह का कोई एक दीवान था जिसका नाम था चक्रधर जुयाल। इसने क्या, जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली नहीं चलाई थी, उसी तरह से दीवान चक्रधर जुयाल ने भी यहाँ पर मारने का आदेश दे दिया था। इसलिए जो जुयाल है आपका, चक्रधर जुयाल है, इसको जनरल डायर की उपाधि यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और उस समय राजा कौन था आपका, नरेंद्र शाह था, और वन नीति के विरोध भी आंदोलन यहाँ पर हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारा समय विनोद का प्रकाशन। समय विनोद का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो ये होता है मसूरी से। कहाँ से होता है, मसूरी से होता है। और किसने स्टार्ट करते हैं, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी किसका स्थापना करते हैं, मतलब ये करते हैं आपकी जो समय विनोद का प्रकाशन, इसकी स्थापना कौन करते हैं, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी, ठीक है। और ये पाक्षिक समाचार पत्र था। पाक्षिक का मतलब जो 14 दिन के अंतर्गत आता है इसको बोलते हैं पाक्षिक समाचार पत्र। उसके बाद फिर अंत है आपका यूकेडी की स्थापना, ठीक है। यूकेडी की स्थापना कौन करते हैं, ये करते हैं आपके काशी सिंह ऐरी और त्रिपेंद्र सिंह पवार। ये किसकी स्थापना करते हैं, यूकेडी की स्थापना करते हैं। कब होती है इसकी स्थापना, 26 जुलाई 1979 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे होती है, देहरादून में होती है, ठीक है। चलो अब इसको हम मिलान कर लेते हैं। ये नैनीताल में होती है। कहाँ पे होती है, नैनीताल में होती है। कहाँ पे होती है, नैनीताल में होती है। चलो अब इसको हम मिलान करते हैं फिर। सबसे पहला आपका महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन कहाँ पे होता है, ताड़केट है। पहले का 3 हो जाएगा। वन अधिकारियों की लड़ाई आपका 4 हो जाएगा। समय विनोद का प्रकाशन आपका मसूरी 2 हो जाएगा। उत्तराखंड यूकेडी की स्थापना नैनीताल 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है, देखते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुर्घटना के निकट नाथपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे, ठीक है। तो किनके आमंत्रण पर ये रुके थे, ये रुके थे आपके भवानी सिंह के, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री में हम इसकी बात कर चुके हैं, तो आप लोग वहां पे भी इसको देख सकते हैं। कहाँ पे क्या था इसका, दुर्घटना में, ठीक है। दुर्घटना के नाथपुरा में भवानी सिंह के आदेश पर इन्होंने ये चीज कही थी, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो। यह नारा था आपका तिनचिरी माई का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से इनका संबंध है, टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है। रो मत आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था, ये दिया था आपका तिनचिरी माई ने, ठीक है। विष्णु देवी शाह ये कौन थी, उत्तराखंड स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के अंदर पहली महिला जेल जाने वाली कौन थी, ये आपकी विष्णु देवी शाह थी, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। विजय लक्ष्मी पंडित इनका संबंध किससे, श्रीनगर से इनका संबंध है। विजय लक्ष्मी सुमन होगा, सॉरी, ठीक है। पंडित हैं सुमन, और इनका संबंध कहाँ से, आपका श्रीनगर से है। और ये एक लेखिका थी, क्या थी, लेखिका थी। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तुलसी देवी महिलाओं के जन आंदोलन में काफी इन्होंने भाग लिया था। इनका संबंध कुमाऊं क्षेत्र से, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों का डाउट है, ठीक है। सुमेलित कीजिए। तो बैराट का किला आपका कहाँ है, तो मैंने जो अभी मतलब आयोग के जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। जो बैराट का किला है वो आयोग ने पिथौरागढ़ इसको नहीं माना है। पहला आपका क्या मानना है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो कहाँ पर है फिर, अल्मोड़ा में। बैराट का किला कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। विशाल का किला आयोग ने बिल्कुल जोशीमठ मान रखा है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। मानल का किला आपका काशीपुर, ये भी बिल्कुल सही है। और खगमरा का किला ये भी आपका अल्मोड़ा में, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आयोग के अनुसार 2 3 4 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। 2 3 4, कहीं कहीं पे केवल 4 भी यहाँ पर दिया है। तो लेकिन आप कौन सा, जो आयोग के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, तो केवल 2 3 4 के साथ हम जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है, द पिलग्रिम के नाम से जाना जाता है आपका पी बैरन ने, ठीक है। अब पी बैरन कौन था, पी बैरन कौन था, पी बैरन ये 1839 में ये कहाँ आया था, नैनीताल में आया होगा, ठीक है। नैनीताल के आसपास के क्षेत्र में घूम रहा होगा, और वहां पर ये शिकार करने के लिए गया। कहाँ गया, शिकार करने के लिए। कब जाता है, 1839 में।
तब वहाँ पे नैनीताल को देखता होगा, नैनी झील को वहाँ पे देखता होगा, तब वहाँ पे इसके मन में विचार आता होगा और उसके बाद 1-2 साल बाद 1841 में वापस आता है और वहाँ पर अपना रहना सहना शुरू कर देता है और नैनीताल में एक शहर की स्थापना कौन कर देता है? ये करता है आपका पी बैरन, ठीक है? इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर और ऑप्शन है, इनको भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। फ्रेडरिक विल्सन, ये कौन था आपका? ठीक है, ये ब्रिटिश एक फॉरेस्ट सिपाही था। कौन था? ब्रिटिश फॉरेस्ट सिपाही कौन था? आपको फ्रेडरिक विल्सन आपको ये देखना होगा, ठीक है? उसके बाद एक गांसर, गांसर कौन था? स्विट्जरलैंड में का था, ये कहाँ का था? स्विट्जरलैंड का। और ये क्या था? एक भूविज्ञानी और लेखक था, भूविज्ञानी था, ठीक है? भूविज्ञानी व लेखक था, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है? आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी साहित्य में लिटरेचर की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति, उन्होंने अपने शोध प्रबंधन किस भाषा में किया है? ठीक है, इसकी बात करते हैं, ठीक है? किसकी बात करते हैं? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। तो कब मिला था इनको पहले ये जो ये उपाधि मिली थी डॉक्टर लिटरेचर की, तो ये मिली थी इनको कब? 1933 में। कब मिली थी? 1933 में मिली थी, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए। इनकी कुछ रचनाएं भी हम देख लेते हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। एक इनके रामानंद की कहानियां की रचनाएं, सॉरी रामानंद की रचनाएं किसकी है? तो ये आपका इसकी है, आपका बर्तवाल जी की है। गोरखवाणी भी इनकी है, गोरखवाणी की सुदर्शन सागर की भी है और इनकी भी है, ये भी याद रखना। गोरखवाणी भी इनकी है, मकरंद भी इनकी है, ये तीन आपको याद होने चाहिए, मकरंद, ठीक है? इनसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका पुरुषार्थ, जो आपका क्या था? समाचार पत्र था, ठीक है? ये कहाँ से निकलता था पुरुषार्थ समाचार पत्र? ये दुग्गट्टा से निकलता था। कब निकला? 1918 में ये निकलता था, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ था ना, इसमें ये तीन कविताएं किसने लिखी थी? ये पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। इन तीनों कविताओं का नाम आपसे पूछ सकता है। पहली कविता का नाम था सुशील, दूसरी का नाम था कपट और विकट, कपट और विकट, और तीसरी थी आपका माधवी। इन तीनों का नाम आपको अच्छे से यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो इन्होंने जब लिटरेचर की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने शोध प्रबंधन किस भाषा में प्रस्तुत किया था? जब उन्होंने शोध प्रबंधन किए थे, उन्होंने किस में लिखे थे? अंग्रेजी में लिखे थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आज हमने आपको 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराने की पूरी कोशिश करी मैंने, जितने मेरे से हो पाता मैंने बहुत से कोशिश कर रखी है। आप लोग अवश्य इसमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? कहीं पर भी कोई डाउट होता तो आप लोग कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है फिर भी आप लोग कमेंट करें। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।